हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 समाजशास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 पाठ 2 है समाजशास्त्र का, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। और इसी पाठ से आप लोग कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। प्रश्न है, देखिए, बंध्याकरण के बारे में लिखिए। या ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि बंध्याकरण क्या है उसके बारे में बताइए। बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं, बंध्याकरण का क्या अर्थ है। तो एक तरह से देखा जाए तो बंध्याकरण जनसंख्या वृद्धि को रोकने या कम करने का एक उपाय है, मार्ग है या रास्ता है। बंध्याकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको नसबंदी या नलिकाबंदी भी कहा जाता है, जो एक चिकित्सीय प्रक्रिया है और जो कि डॉक्टर के माध्यम से होता है। इसके अंतर्गत ये होता है कि गर्भधारण या बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको रोक दिया जाता है, या उसको रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी की जाती है और महिलाओं की नलिकाबंदी कर दी जाती है, जिस कारण संतान उत्पन्न ना हो सके। तो एक प्रकार से ये जनसंख्या वृद्धि या तीव्र जनसंख्या को कम करने या रोकने का एक उपाय भी है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात क्या है। तो देखिए, भारत में या विश्व में या सभी देशों में लिंगानुपात होता है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक बनावट है, स्त्री पुरुष या जो है अदर जो जेंडर होते हैं। तो इसमें जो है लिंगानुपात जैसे किसी भी देश में, फिलहाल तो देश में कितनी संख्या है, कितने वृद्ध हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ये सारी जानकारी जनगणना करने पर ही पता चलती है। राष्ट्रीय जनगणना 10 साल में एक बार होती है और उसी जनगणना के आधार पर पता चलता है कि देश में कितने बच्चे हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं, कितने वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, कितने युवा वर्ग के हैं या कितने प्रौढ़ वर्ग के हैं। ये सारा जो है जनगणना करने पर ज्ञात होता है, पता चलता है। लिंग अनुपात जो है वो 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या के माध्यम से इसका आंकलन किया जाता है कि एक अनुमान है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। वैसे तो भारत में लिंगानुपात कम ही रहता है, और अगर अधिक की बात हम देखें तो भारत का केरल राज्य है जहां पर लिंगानुपात अधिक है, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। यानी कि जनगणना के माध्यम से 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का जो आंकलन किया जाता है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, पराश्रित जनसंख्या क्या है, या पराश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, या पराश्रित जनसंख्या का प्रभाव देश पर किस तरह से पड़ता है। ये समस्या है, किस तरह से ये जो है देश के लिए समस्या है, इसके बारे में बताइए, समझाइए, स्पष्ट कीजिए कि ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, पराश्रित दूसरों पर निर्भर होना, पर माने दूसरे और आश्रित डिपेंड होना, निर्भर होना, यानी दूसरों पर निर्भर होना पराश्रित कहलाएगा। जन यानी लोग, संख्या यानी गिनती, यानी वो लोग या एक ऐसा समूह, एक ऐसा वर्ग जो दूसरों पर आश्रित हो, निर्भर हो, डिपेंड हो, वो पराश्रित जनसंख्या कहलाता है। अब जैसे देखिए कि जनगणना के आधार पर देश में किन किन वर्गों की संख्या कितनी है ये पता चलता है। अब जैसे जो जन्म लिए हुए, यानी 0 से, मान लीजिए 0 से 14 साल तक के उम्र के जितने भी लोग हैं देश में, वो बच्चे हैं, ऐसा कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और उसके बाद 15 साल से लेकर के और 59 साल तक के जितने भी लोग हैं देश में, उनको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। और जो कि मुख्य रूप से व्यवसाय रोजगार जिनके हाथों में होता है, और एक तरह से देखा जाए तो घर या ये सब का संचालन कार्यशील जनसंख्या पर ही निर्भर होता है। 60 साल या उसके बाद वाले जो लोग हैं वो वृद्ध व्यक्ति होते हैं। तो ये तो होगी कैटेगरी, हो गई, संरचना हो गई लोगों की। अब पराश्रित का मतलब होता है एक ऐसी जनसंख्या जो अपना गुजारा, अपना जो व्यवस्था है स्वयं ना कर सके और दूसरों पर निर्भर हो, यानी कि कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर हो। इस तरह की जनसंख्या या जनसमूह को पराश्रित जनसंख्या
कहा जाता है जो दूसरों पर निर्भर हों। और इसके बाद देखिए प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण हैं। देखिए लिंगानुपात यानी कि स्त्री और पुरुष की संख्या का आंकलन, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का आंकलन होता है। अब भारत में केरल को छोड़कर के बाकी जितने राज्य हैं, सबसे कम तो हरियाणा का है लिंगानुपात, यानी कि स्त्रियों की संख्या कम है हरियाणा में। उसी तरह से स्त्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा है केरल में। तो अब देखिए भारत के बाकी राज्यों में जनसंख्या मतलब देखा जाए तो लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या कम है। तो उसका कारण क्या है? कम होने का कारण ये है, बालिकाओं के प्रति उपेक्षा का भाव है। समाज में बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है और ये भावना होती है कि बालिकाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, और इसी आधार पर बालिकाओं का जो है संख्या जो है वो कम है। इसके बाद जो है पुरुषों को महत्व, ये भी आप हेडिंग शामिल कर सकते हैं, बालकों को, पुरुषों को महत्व। फिर है देखिए अल्ट्रासाउंड तकनीक की सुविधा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में भी जो है बालिकाओं को जन्म के बाद मार दिया जाता था, परंतु जो है आज के इस आधुनिक युग में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भ में, वैसे तो ये कानूनन अपराध है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कई तरह के लोग होते हैं, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग पैसे के कारण ये जो देखा जाए तो मतलब गैर कानूनी काम है, फिर भी लोग चोरी छिपे कर डालते हैं। तो अल्ट्रासाउंड तकनीक की सुविधा के कारण गर्भ में लड़की है या लड़का, ये जब पता चल जाता है, ऐसी परिस्थिति में लोग लड़कियों को नहीं चाहते हैं और जो है उनको जन्म से पहले ही गर्भ में मार देते हैं। तो इस कारण भी लड़कियों की संख्या कम है देश में। फिर रूढ़िवादी विचारधारा या मोक्ष की प्राप्ति या जो धार्मिक विचारधारा है, इसके कारण भी पुरुषों को महत्व दिया जाता है, और ये भावना होती है कि घर को या कुल को आगे बढ़ाने का श्रेय पुरुष ही, लड़का ही कर सकता है। और इन्हीं सब विचारधारा के कारण देखिए यहाँ लिंगानुपात में गिरावट का कारण भी आप समझ सकते हैं, और इस पॉइंट पर रूढ़िवादी विचारधारा के पॉइंट से, और जनसंख्या वृद्धि का पॉइंट भी समझ सकते हैं। देखिए लड़के की चाह में कई लड़कियां हो जाती हैं, और तो एक तरह से ये जनसंख्या वृद्धि हो गई। और दूसरा, लड़कियों की उपेक्षा तब और अधिक की जाती है जब लड़कियों की संख्या किसी परिवार में अधिक हो जाती है, या अल्ट्रासाउंड तकनीक के माध्यम से गर्भ में जब लड़कियों को मार दिया जाता है लड़के के चाहत में, है ना, तो इससे भी लिंगानुपात कम होता है या उसमें गिरावट आती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण है उत्तरदायी लिंगानुपात की गिरावट में। समाज में मतलब लोग, हालांकि शिक्षा वो माध्यम है जिससे लोग हर चीज को समझ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अशिक्षा का बोलबाला है, वहाँ जो है ऐसी परिस्थिति है कि समाज में यदि किसी के लड़के हैं तो उन्हीं को महत्व दिया जाता है, अगर जिनकी लड़कियां ही लड़कियां हैं तो उनको कहीं ना कहीं हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो इन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण भी देश में जो लिंगानुपात है वो कम है, यानी कि जो स्त्रियों की संख्या है वो कम है, बालिकाओं की संख्या कम है। लेकिन भविष्य में अगर यही परिस्थिति बनी रही तो मतलब एक बैलेंस होता है ना स्त्री पुरुष का, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसमें देखिए आपने जाना कि भारत में लिंगानुपात में जो गिरावट है उसके क्या कारण है। ये प्रश्न यदि लॉन्ग में आता है तो उसको आप जो है हेडिंग बना करके और इसके भीतर, अच्छा ये देखिए समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो लोगों के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, वो सारी चीजें आसपास जो हम जिन चीजों को देखते हैं वो सारी चीजें इस विषय में शामिल होती हैं। भारत में लिंगानुपात में गिरावट या जनसंख्या वृद्धि, आप अपने आसपास अपने घर परिवार में घटनाओं को देख करके और अगर पॉइंट समझ करके बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं कि किस तरह से भारत में जो लिंगानुपात है उसमें जो कमी है उसका कारण क्या है। अब केरल में अगर लिंगानुपात अधिक है, मतलब महिलाओं की संख्या अधिक है, शिक्षा का स्तर भी केरल में सबसे ज्यादा है, तो अब आप यहीं से समझ लीजिए कि शिक्षा का स्तर अधिक है, इसीलिए महिलाओं की संख्या भी अधिक है। और अगला देखिए प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। जीवन प्रत्याशा यानी जीवन को जीने की इच्छा। अब देखिए
जैसे एक निर्धारित समय होता है, वैसे तो जापान में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है, यानी कि मतलब लगभग 83-84 वर्ष के जो लोग हैं, वृद्ध हैं, वो भी एकदम कार्यशील जनसंख्या के रूप में शामिल हैं, कमाते खाते हैं, काम करते हैं। लेकिन अब जीवन प्रत्याशा को हम समझते हैं जैसे व्यक्ति में जो जीवन के प्रति जीने की जो इच्छा होती है, उसी को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है, जो आशा होती है व्यक्ति में। अब इस वर्तमान समय में जैसे कि जो है आधुनिक चिकित्सा की सुविधा और तमाम परिस्थितियां रोजगार की, इन्हीं सब के कारण व्यक्ति में जीवन जीने की जो इच्छा है, उसी प्रत्याशा को जीवन प्रत्याशा का नाम दिया जा सकता है। और इसका पता देखिए सर्वेक्षण करने पर मतलब एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे 5 वर्ष का बच्चा है और तभी से लेकर के अगर एक तरह से ये सर्वे किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए कि व्यक्ति का जो मृत्यु है वो किन किन कारणों से और किन अवस्थाओं में हो रहा है, क्या कारण है मृत्यु का, क्या वो बीमारी के कारण या किसी समस्या के कारण, बेरोजगारी के कारण, मौत या महामारी के कारण, किन परिस्थितियों से मृत्यु हो रही है, प्रत्याशा कम हो रही है, क्या कारण है। तो ये सारा अगर जो पकड़ में आ जाए समस्या, तो उसका समाधान सरकार के माध्यम से करके जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ आपने जाना जीवन प्रत्याशा क्या है। इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।